Hello and Namaskar. This is Rishabh Singh and you're watching Shri Ram Science. So we have entered the last month of this year, that is 2025. I hope ये जो 11 मंथ्स रहे हैं 2025 के, ये आपके फ्रूटफुल रहे होंगे एंड जो भी आपके टारगेट्स होंगे आपने अचीव किया होगा. एंड इफ इट इज़ नॉट देन इट्स नेवर टू लेट. एंड इसी मोटो के साथ वी आर स्टार्टिंग अ फ्रेश इनिशिएटिव कॉल्ड बिटवीन द हेडलाइंस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बिटवीन द हेडलाइंस? बहुत सी न्यूज़, बहुत से करंट अफेयर्स जो हैं आपको फ्लोट करते हुए दिखते हैं, बट व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, किन टॉपिक को पढ़ना चाहिए, किन को नहीं पढ़ना चाहिए. तो इन्हीं सब कन्फ्यूजन्स को जो है हम रिजॉल्व करेंगे विद आवर फ्रेश एंड न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बिटवीन द हेडलाइंस. इसमें देखिए, अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड विदाउट प्रिपेयरिंग फॉर द करंट अफेयर्स यू नॉट बी एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एंड इवन द इंटरव्यूज. उसमें भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द करंट इश्यूज. सो करंट इश्यूज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, या करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वी हैव प्लेथोरा ऑफ मटेरियल्स, बट किनसे क्या रिफर करना है, कितना रिफर करना है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर्स हमें स्ट्रिक्टली यूपीएससी सेगमेंट तक ही रहना है, यूपीएससी रिलेटेड ही, रेलेवेंट ही रहना है. सो इन सब प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है, वी आर ब्रिंगिंग दिस बिटवीन द हेडलाइंस. देखिए, जो भी जैसे 1 दिसंबर, आज 1 दिसंबर है, जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट रही है, चाहे हम हिंदू की बात कर लें, हम इंडियन एक्सप्रेस की बात कर लें, हम पीआईबी की बात कर लें, डिफरेंट और सोर्सेज की बात कर लें, उनको हम पिक करेंगे. बट ऐसा नहीं है कि हम सारी न्यूज़ कवर कर रहे हैं. मैक्सिमम हम 5 to 6 न्यूज़ कवर करेंगे जो कि ऑथेंटिकेटेड होगी, रेलेवेंट होगी एंड जो आपके एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. दैट इंक्लूड्स प्रीलिम्स एज वेल एज द मेन. सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट बिटवीन द हेडलाइंस फॉर द डेट 1 दिसंबर 2025. सो आज का जो दिन है उसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है वो पिक किए हैं, जिसमें से जो फर्स्ट 2 हैं दैट इज रिट्रीट ऑफ इंडियाज लेजिस्लेचर एंड इंडिया नीड रिसर्च पाइपलाइंस. इनको हम ये मेंस के पर्सपेक्टिव से रहेंगे तो हम इसमें डीप डाइव करेंगे, एनालिटिकल वे में लेंगे. एंड जो रेस्ट आपकी न्यूज़ है दैट इज साइक्लोन दितवाहा, काशी तमिल संगमम और सितानवांसल केव, इनको जो है हम फैक्चुअल ओरिएंटेड समझेंगे. ठीक है. सो बट डिस्कशन में आगे बढ़े उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर ऑल द सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स. इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू prepare for this prestigious examination but you are stuck in your UPSC preparation, you are confused, so बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है. We at Shri Ram Science running a free 1-to-1 mentorship initiative जहां पर आप अपने सभी डाउट्स रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन पूछ सकते हैं. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दिख रहा होगा, उस गूगल फॉर्म में आप अपने डाउट्स पूछिए, जिसके बाद हमारे क्वालिफाइड मेंटर्स आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे. सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन. अब देखिए, पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो मैंने न्यूज़ पिक करी है वो किस किस पेपर के लिए आपके लिए रेलेवेंट रहने वाली है. As Parliament reconvenes, let's ask why legislature is in retreat. अब ये जो आर्टिकल है ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस से पिक किया है. हम इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे. ठीक है. देखिए, बहुत बार क्या होता है कि इस तरीके के आर्टिकल आते हैं जो पॉलिटिशियंस जो है वो पब्लिश करते हैं तो हम उसमें पॉलिटिकल एंगल को नहीं समझेंगे, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है उसको समझने वाले हैं. सो ये जो टॉपिक है ये आपके GS2 का जो पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से. देन इंडिया नीड्स रिसर्च पाइपलाइंस, ये आपका द हिंदू में आज आर्टिकल पब्लिश हुआ था. ये आपके साइंस एंड टेक में तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ इकोनॉमी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो हमारा टारगेट है 2047, दैट इज कि हमें विकसित भारत, डेवलप्ड नेशन बन जाना है 2047 तक. उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम टिक नहीं करेंगे तब तक हम वो अचीव नहीं कर सकते हैं, जिसमें जो रिसर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये आपके साइंस एंड टेक, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, ये तीनों के लिए ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. दैट मींस GS2 एंड GS3 दोनों को ये कैटर करेगा. देन अगर हम साइक्लोन दितवाहा की बात करें तो इसमें हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे. इसमें हम जाएंगे कि किस तरीके से साइक्लोन्स की नेमिंग करी जाती है. ठीक है, साइक्लोन्स की नेमिंग करी जाती है. तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. कभी कदार क्या होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस पूछ लिए जाते हैं एंड यू हैव टू पिक विच इज करेक्ट और विच इज इनकरेक्ट. देन काशी तमिल संगमम, ये आपके कल्चर जो है, आर्ट एंड कल्चर. अब आर्ट एंड कल्चर में करंट अफेयर्स स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम कैसे रिफर करें, ये तो स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसी तरीके से आपको पिक करना है. ठीक है. ये भी आपका द हिंदू में आया था, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. इसको भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हम समझने की कोशिश करेंगे. एंड जो लास्ट है वो आपका सितानवसल केव है, ये आपका पीआईबी में मेंशन किया गया था.
ठीक है, पीआईबी में मेंशन किया गया था। एंड ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री, एंड हम इसको भी प्रीलिम्स के लेंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया? सो वी हैव 2 detailed articles related to mains, and we have 3 segments, 3 news that will be cater on the lines of prelims or factual information. Clear हो गया? So as parliament reconvenes, let's ask why legislature is in retreat. अब देखिए आज फर्स्ट डे था विंटर सेशन, पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है उसका फर्स्ट डे था, एंड डिसरप्शन हुआ, एंड आज का जो दिन है वहां पर अडजर्नमेंट हो गया है, क्योंकि एसआईआर पर ऑपोजिशन को डिबेट करनी थी, वहां पर डिसरप्शन हुआ एंड उसे अडजर्न कर दिया गया। तो इसी के अराउंड जो है ये आर्टिकल जो है ये पब्लिश किया है। अब देखिए, अगर मैं इस आर्टिकल के क्रक्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करता हूं, तो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें एक डेलिकेट और डायनेमिक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना पड़ता है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। ठीक है, बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अब एग्जीक्यूटिव का रोल क्या है? एग्जीक्यूटिव का रोल यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, बिल्स हो गए, एक्ट्स हो गए, पॉलिसीज हो गए, ठीक है, इनको इंप्लीमेंट करना है। एंड वहीं अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो उनका काम क्या है? उनका काम है कि ये जो एक्ट पास, ये जो बिल प्रेजेंट किया जा रहा है, या ये जो पॉलिसी पर डिस्कशन किया जा रहा है, या किसी पर्टिकुलर पॉलिसी पर ऑब्जेक्टिव जो था उस पर्टिकुलर पॉलिसी का, जैसे सपोज करते हैं सेमीकंडक्टर मिशन है, ठीक है, सेमीकंडक्टर मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को सेमीकंडक्टर की जो डिपेंडेंसी है उसे रिड्यूस करनी है, बट समहाउ ये ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जब पार्लियामेंट सेशन मीट हो रहा है, तो जब ये बिल पर डिस्कशन या इस एक्ट पर डिस्कशन हो रहा है कि क्यों ये ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो पाए, तो उससे क्या होगा? उससे स्क्रूटनी होती है, अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। तो एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का अपना रोल यह है कि जो भी एक्ट्स आ रहे हैं, बिल्स प्रेजेंट हो रहे हैं, उनको जो है इंप्लीमेंट करना है। वहीं अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो उनका काम क्या है? उनका काम है कि स्क्रूटनी और अकाउंटेबिलिटी जो है ये ओवरसाइट रहे, ये मेंटेन रहे। बट इस आर्टिकल का जो क्रक्स है वो ये है कि ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ये जो फाउंडेशन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, वो हम ये देख रहे हैं इन रीसेंट टाइम्स कि वो जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हो रहा है। जैसे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए, हम एग्जांपल से भी समझेंगे। जैसे जो पार्लियामेंट की सिटिंग है, अगर कंपेयर किया जाए जो फर्स्ट लोकसभा थी, दैट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम या इन 1952 टिल अप टू 1957। अब अगर हम इस लोकसभा की सिटिंग देखते हैं, ठीक है, तो वो लोकसभा एट एन एवरेज 135 डेज एनुअली मीट करती थी, ठीक है, 1952 से लेकर 1957 तक। बट अभी जो प्रेजेंट लोकसभा है, अगर हम इसकी बात करते हैं, जो कि आज की डेट में अगर हम 1952 की बात करेंगे तब बिल्कुल ही डिफरेंट चैलेंजेस थे। आज की डेट में इंडिया मल्टीपल चैलेंजेस फेस कर रहा है, ठीक है, चाहे हम सिक्योरिटी की बात कर लें, चाहे हम इकोनॉमी की बात कर लें, चाहे हम सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात कर लें। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स, ऐसे टाइम जहां पर इंडिया एक वेब ऑफ चैलेंजेस से कहीं ना कहीं सराउंड है, तो ऐसे टाइम पर जो सिटिंग है, जो एवरेज सिटिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ एनुअली बात हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ 55 डेज है, ठीक है, जो कि ये दिखाता है कि जो लेजिस्लेचर है वो इन रिट्रीट हो रहा है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेचर रिट्रीट। ये टर्म पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है मेंस में, सो ये टर्म को बहुत अच्छे से समझिएगा। कई बार तो क्या होता है, मेंस के क्वेश्चंस के मीनिंग पता है, अब ये बहुत, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है, सिंपली अगर मैं बताऊं, लॉजिक ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है, उनके जो रोल है वो रोल पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, वो अब बिल पास कर दे रहे हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है, जो पार्लियामेंट्री सिटिंग है वो नहीं हो रहा है, एंड जो लेजिस्लेचर का मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्क्रूटनाइज करना है, अकाउंटेबिलिटी सेट करना है, वो नहीं हो रहा है। कहने का मतलब यही है। बट ये लेजिस्लेचर रिट्रीट टर्म आ जाएगा ना, तो वहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस वजह से ये जो बिटवीन द हेडलाइंस है, बिटवीन द हेडलाइंस जो लेजिस्लेचर रिट्रीव के बीच का जो एंगल है रिलेटेड टू यूपीएससी, वही मैं आपको समझाने के लिए आ रहा हूं इस सीरीज में, ठीक है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ये लेजिस्लेचर रिट्रीव की क्यों बात करी गई, उसमें पहला कॉज ये है कि जो पार्लियामेंट्री सिटिंग है वो बहुत कम हो चुकी है कंपेयर टू दी फर्स्ट। और एग्जांपल भी दिया फर्स्ट लोकसभा से, जहां पर 155 था, जहां पर आपका 135 था, और यहां पर 55 है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस आर्टिकल ने हाईलाइट किया है, वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल से ऐड किया गया था, ठीक है, या किस शेड्यूल के अंडर आता, किस शेड्यूल के अंडर आता है, किस अमेंडमेंट के थ्रू पास किया गया था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे।
ठीक है, मैं क्वेश्चंस पूछता रहूंगा और आपको बताना है आंसर, ठीक है। अब देखिए एंटी डिफेक्शन की अगर हम बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया था, उसका सिंपल प्रोसेस था कि पार्लियामेंट में स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था, कोई यहां कोई इस पार्टी में जा रहा है, कोई उस पार्टी में जा रहा है, ठीक है, आया राम गया राम की पॉलिटिक्स चलने लग गई थी, ठीक है, ये बड़ा ही फेमस एक्रोनिम है या प्रोनाउंस है, ठीक है, ये बड़ा फेमस हो गया था आया राम गया राम। तो इसको रोकने, अब आया राम गया राम से क्या हो रहा था कि जो स्टेबिलिटी वो हैम्पर हो रही थी, तो स्टेबिलिटी हैम्पर हो सके, इस तरीके से चीजें ना हो, इस वजह से जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसे प्रेजेंट किया गया। बट इस आर्टिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वो ये किया गया है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, अब अगर हम देखिए बात करें, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, दोनों ही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बट इंडिया ने क्यों ऑप्ट किया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों ऑप्ट किया था? सो दैट अकाउंटेबिलिटी सेट हो सके, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, जो अकाउंटेबिलिटी है वो सेट हो सके या वो स्टैब्लिश हो सके, वो स्टैब्लिश हो सके। अब लेजिस्लेचर इन रीट का पहला रीजन है या पहला कॉज है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, ठीक है, कि जो पार्लियामेंट की सीटिंग है वो रिड्यूस हो रही है। सेकंड है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके। बट अगर हम देखें कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन है, हमने क्यों पिक किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हम अकाउंटेबिलिटी को स्टैब्लिश कर सके, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी को स्टैब्लिश कर सके। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बट एक तरफ अकाउंटेबिलिटी पे ज्यादा प्रेशराइज है या ज्यादा जो है टिल्टेड है, और दूसरी साइड हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा है। बट हमने अकाउंटेबिलिटी को ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी। बट ये जो 10th शेड्यूल है या ये जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसका तो आंसर मैंने बता ही दिया, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ ने क्या किया कि स्टेबिलिटी को सेटअप कर दिया, अकाउंटेबिलिटी हल्की सी रिड्यूस कर दी। कैसे? इन्होंने एग्जांपल दिया है विप का, आपने विप सुना होगा। क्या होता है कि कोई भी डिस्कशन है, जैसे एग्जांपल के तौर पर प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट का रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया है। अब जो मेंबर है, ठीक है, जो लेजिस्लेचर है, वो फ्री होने चाहिए अगर उनको लगता है कि हाँ ये जो इंपीचमेंट या ये जो रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया, या एग्जांपल के तौर पर कोई आपका फाइनेंसिस बिल है, ठीक है, फाइनेंस बिल्स जो है, जो फाइनेंस बिल है या किसी भी पॉलिसी पर कितना पैसा देना है, वो लेजिस्लेचर की वो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट से जब तक पास नहीं होगा तब तक वो नहीं आगे जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो फ्री होने चाहिए। अगर उनको लगता है कि ये इंपीचमेंट या ये जो रेजोल्यूशन है ये सही है तो वो उस पर अपना फेवर कर सकते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं गलत है तो रिजेक्ट कर सकते हैं। बट होता क्या है कि व्हिप आ जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज जब व्हिप इशू करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जब व्हिप इश्यूज करती हैं तो क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट से है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट से है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी की जो ओवरऑल जो उनका सेटअप है उसमें कहीं ना कहीं वो सबमर्ज हो जाता है। तो स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड कर दी, ठीक है, स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड कर दी आपका एंटी डिफेक्शन लॉ ने, बट कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी को हैम्पर कर दिया, जो एक हमारा फाउंडेशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। सेकेंड रीजन इस आर्टिकल ने आपका एंटी डिफेक्शन लॉ को, और उसमें भी जो पर्टिकुलरली व्हिप है उस पर जो है वो किया है। फिर क्या है, कुछ डेटा प्रेजेंट किए गए जहां पे ये दिखाया गया है कि रीसेंट टाइम पे क्या हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स पास कर दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स को पास कर दिया गया है जिस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन या डिस्कशन हुए ही नहीं है। ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको एज इट इज लिखने होंगे। अगर लेजिस्लेचर रिट्रीट अगर वर्ड आ रहा है, उसके कॉजेस पूछ रहे हैं, तो ये 2-3 कॉजेस आप बहुत सिंपली 2-4 लाइन में लिख सकते हो। मैं तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा एग्जांपल बता रहा हूं, बट एज इट इज आप इसे मेंशन कर सकते हो। फास्ट ट्रैक लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अब ये जो अभी लास्ट मॉनसून सेशन था पार्लियामेंट का, ये वहां का डेटा है, ठीक है। लोकसभा फंक्शन फॉर 29% ऑफ इट शेड्यूल टाइम, राज्यसभा फॉर 34%। लेस देन 10% ऑफ द स्टार्ड क्वेश्चन, ठीक है, स्टार क्वेश्चन होता है, अनस्टार क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है, क्वेश्चन आवर, 0 आवर आपको पता होगा। लेस देन 10% ऑफ द स्टार क्वेश्चंस आंसर्ड ओरली इन बोथ हाउसेस। द सेलेक्ट कमिटी ऑफ लोकसभा
presented its report on the income tax bill 2025. The bill was later withdrawn. Instead, a new bill, the income tax number 2 bill 2025 was introduced and passed on the same day. उसी दिन प्रेजेंट किया बिल को और उसी दिन वो पास भी हो गया. 14 bills were passed by both houses, excluding finance and appropriation bill. Many of these bills were passed with limited discussion. Some were passed within a week of introduction. ठीक है, लिमिट या तो डिस्कशन हो ही नहीं रहा है या बिल्कुल डिस्कशन लिमिटेड है. तो जब डिस्कशन, डिबेट, ये सारी चीजें लिमिटेड है तो जो अकाउंटेबिलिटी है, जो लेजिस्लेचर जो स्क्रूटनी करता है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव की, जो अकाउंटेबिलिटी सेटअप करता है, क्रिएट करता है, एस्टैब्लिश करता है, क्वेश्चन करता है, ठीक है, शॉर्ट नोटिसेस इशू करता है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहे हैं. और जिस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है लेजिस्लेचर रिट्रीट का. ये सारे डेटा जो है एकदम एज इट इज है, आप ऐसे एज इट इज मेंशन कर सकते हो. ठीक है, मेंस के आंसर में कुछ एज सच आपको डिफरेंट नहीं लिखना है. आपको यही आपका जो आंसर है या जो आपका थॉट है उसे आपको नंबर के साथ या डेटा के साथ बैक कर देना है. दैट्स इट. क्लियर हो गया. सो ये 3 ऐसे रीजंस हाईलाइट किए गए हैं जिसकी वजह से ये डिस्कशन हो रहा है कि जो लेजिस्लेचर है, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, मैं अराउंड इस पूरे आर्टिकल के घूम रहा हूं क्योंकि इससे जो टर्म है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर हो गया. एंड एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन किया गया इस आर्टिकल में कि क्योंकि क्या हो रहा है कि जो 0 आवर हो गया, क्वेश्चन आवर हो गया, ठीक है, शॉर्ट नोटिसेस हो गए, स्टार क्वेश्चंस हो गए, अनस्टार क्वेश्चंस हो गए, इस पर बहुत ज्यादा डिबेट डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं. तो इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से ये हो रहा है कि जो अपोजिशन है वो क्या कर रहा है, वो डिसरप्शन कर रहा है. सो दैट जो एग्जीक्यूटिव है या यहां पर जो गवर्नमेंट है वो इन पॉइंट्स को सुने. जैसे आज का ही एग्जांपल मैं ले लेता हूं, SIR पर डिबेट होनी थी, ऑपोजिशन पुश कर रहा था कि देयर शुड बी अ डिबेट ऑन SIR, ठीक है, बट वो डिबेट नहीं हुई या जो भी इश्यूज है वहां पर डिसरप्शन हुआ एंड डिसरप्शन से क्या हुआ कि एडजर्नमेंट हो गया. ठीक है, जो एडजर्नमेंट है वो हो गया. तो आज का ही जो पहला दिन है वो एकदम प्राइम एग्जांपल इसको दिखा रहा है. क्लियर हो गया. तो ये आपके 2-3 कॉजेज हैं जिनकी वजह से हम, या ये जो आर्टिकल है ये लेजिस्लेचर रिट्रीट की बात कर रहा है. अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या, कॉन्सिक्वेंसेस बता चुके भाई, अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस होगी, ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटेबिलिटी पर हैम्पर पड़ेगा. प्लस जो लेजिस्लेचर का रोल है वो इंपैक्ट कर रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है. जो स्क्रूटनी है, जो अकाउंटेबिलिटी सेट करता है या जो रोल है वो कहीं ना कहीं उस तरीके से लेजिस्लेचर का रोल नहीं हो पाएगा. फिर रिप्रेजेंटेटिव रोल भी हैम्पर हो रहा है. और फिर अब क्योंकि ऐसे बिल्स, अब क्योंकि अगर हम पार्लियामेंट में बात करते हैं, कोई बिल प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, अब ये बिल हम सबकी लाइफ को इंपैक्ट कर सकता है. ठीक है, चाहे हम इकोनॉमिकली बात कर लें, चाहे हम सोशली बात कर लें या दूसरे एंगल से हो. ठीक है, जितने भी सेक्टर्स हैं वो बिल, ये जो बिल हैं ये हमारी लाइफ को इंपैक्ट कर सकते हैं. अब जब इस तरीके का बिल प्रेजेंट किया जा रहा है एंड इस पर अगर प्रॉपर डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं की जा रही है, प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं हो रहा है, तो इसका इंपैक्ट हम ही लोग पे तो पड़ेगा. तो इससे क्या होगा, जो पॉलिसी रिस्क है वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगी. जो ऑब्जेक्टिव से उस बिल को प्रेजेंट किया गया था, शायद उस ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसा प्रोविजन हो जो कहीं ना कहीं किसी को हैम्पर कर सकता है, बट क्योंकि डिस्कशन नहीं हो रहा है, ठीक है, उसी दिन बिल प्रेजेंट हुआ, उसी दिन पास हो गया, तो कहीं ना कहीं पॉलिसी रिस्क भी बढ़ जाता है. क्लियर हो गया. तो ये आपके कॉन्सिक्वेंसेज हो गए. एंड वे फॉरवर्ड में जो भी इश्यूज मैंने बताए हैं या जो इस आर्टिकल में हाईलाइट किए गए उन्हीं को बस हमें पॉजिटिव वे में लिख देना है, वो आपका कंक्लूजन हो गया. सो वी आर डन विद दिस फर्स्ट एनालिसिस, फर्स्ट न्यूज. अच्छा, जो PDF रहेगी इस बिटवीन द हेडलाइंस की, आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मिल जाएगी. ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है. कोशिश रहती है कि इस टेलीग्राम हैंडल पर इंफॉर्मेटिव डिस्कशन या इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म बनाएं. तो ये क्लास में अपलोड करूंगा और 2-3 घंटे बाद जो मैं आपको टेलीग्राम पर इशू कर दूंगा, तो टेलीग्राम पर जरूर से जुड़ जाएगा. नाउ विल मूव टू दी सेकेंड न्यूज. इंडिया नीड्स रिसर्च पाइपलाइंस. अब ये भी आज के हिंदू में है, वो इंडियन एक्सप्रेस में था, ये द हिंदू में है. द कंट्रीज दैट टर्न्ड साइंस इनटू इंडस्ट्री डिड वन थिंग वेल, दे मैच्ड फर्म आउटलेज टू कैंपस स्ट्रेंथ्स एंड केप्ट दैट लिंक स्टेडी फॉर ईयर्स. ये आपके साइंस एंड टेक मैंने आपको बताया, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, ये GS3 और GS2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखिए हमारा टारगेट है कि हमें 2047 में विकसित भारत बनना है.
अब विकसित भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमें मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, और उसी के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी लीप आ रही है या ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इसको इसमें इस रेस को हमें, या इस रेस में एटलीस्ट हमें एक लीड लेना होगा। आज की डेट की अगर हम बात करें तो हम टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर बहुत बड़े हैं, हम टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर बहुत बड़े हैं। जैसे चैट जीपीटी हो गया, या चाइना का डीप सीक हो गया, या गूगल का जेमिनाई हो गया, ठीक है, ये सब एआई टूल्स हैं, इनको यूज करने में बहुत आगे हैं। बट अभी तक हम एक भी अपना खुद का चैट बॉट, ठीक है, ये जो चैट बॉट है वो अभी हम क्रिएट नहीं कर पाए। तो हम कंज्यूमर हैं बट अभी हम प्रोड्यूसर में नहीं आए हैं। तो ये आर्टिकल यही हाईलाइट कर रहा है कि जो रिसर्च है ये हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तब तक नहीं अचीव करेंगे जब तक हमारा जो बेसिक है दैट इज रिसर्च वो स्ट्रांग नहीं होगा। अब रिसर्च में प्रॉब्लम क्या हाईलाइट कर रहा है ये आर्टिकल, वो हाईलाइट ये कर रहा है कि आज की डेट में जो रिसर्च में इन्वेस्टमेंट आ रही है, भाई ऑब्वियसली बात है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कैसे स्ट्रांग होगा जब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आज की डेट में इन्वेस्टमेंट सोलली या मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो पब्लिक, वो आपका गवर्नमेंट से आ रही है, ठीक है, गवर्नमेंट से आ रही है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। बट ये आर्टिकल हाईलाइट करता है कि सिर्फ जो पब्लिक या जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है उनके इन्वेस्टमेंट से अलोन हम इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अचीव नहीं कर सकते हैं जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर&डी में नहीं आएगा, जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर&डी में नहीं आएगा। और अभी इशू क्या है कि ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ये मोस्टली आपका जो सीएसआर है, ठीक है, जो सीएसआर है उसी के अराउंड बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो हमें एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, ठीक है, जो कि प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होगी, तब जाकर जो है हम ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को अचीव कर सकेंगे। तो इस आर्टिकल में क्या है कि ग्लोबल कंट्रीज, ठीक है, ग्लोबल जो कंपनीज है वो किस तरीके से इन्वेस्ट कर रही हैं, इंडिया का क्या अभी पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव्स हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या गैप्स हैं, एंड क्या पॉलिसी फॉरवर्ड होनी चाहिए सो दैट हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचीव कर सकें। ये पूरा जो आर्टिकल है इसका क्रक्स है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी कंपनीज या जो भी कंट्रीज जब तक अपनी साइंस को या अपनी रिसर्च को इंडस्ट्री में कन्वर्ट नहीं करेंगी या नहीं करी हैं, वो इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ। तो हमारा जब तक ये रिसर्च और ये रिसर्च इंडस्ट्री में कोलैबोरेट नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक हम जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं या हम 2047 में विकसित भारत की बात करें वो अचीव नहीं हो पाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि ग्लोबली क्या बेंचमार्क्स हैं, ठीक है, ग्लोबली बेंचमार्क्स क्या है। देखिए लीडिंग टेक फर्म्स है, ये एज इट इज डेटा आपके जो पेपर में है, जो हिंदू में है, वो एज इट इज दिया गया है, तो आप इसे इजीली हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। 2024 की बात करूं जो मेटा है, मेटा आपको पता होगा, मेटा कंपनी आपने सुना होगा, ठीक है, ये सब जो भी हम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जो यूज कर रहे हैं सब इनकी पेरेंट कंपनी मेटा है, ठीक है। 2024 में अगर हम मेटा की रिसर्च आउटले की बात करें तो ये इनका जो रेवेन्यू है उसका 1/3 ये इन्वेस्ट कर रहे हैं रिसर्च में, इसका 1/3 ये रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट इज अ ह्यूज नंबर, दैट इज रियली अ ह्यूज नंबर। देन अगर मैं अल्फाबेट की बात कर लूं, ठीक है, अल्फाबेट क्या है, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है वो अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट हो गया, अमेजॉन हो गया, एप्पल हो गया, आईबीएम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये भी आपके मल्टी बिलियन डॉलर प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली इनके रिसर्च या R&D को टारगेट करता है। फिर अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में ऐसे कई सारे एंटरप्राइजेस हैं जो कि आपका अराउंड, अगर हम क्यूमुलेटिव बात करें तो 692 बिलियन वो डोमेस्टिक R&D पर स्पेंड कर रहे हैं, जो कि उनके नेट सेल्स के को अराउंड 5% बनाता है। ये डेटा 2022 का है, ठीक है। उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी हो ही रही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो हो ही रही है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स भी रन किए जा रहे हैं, जैसे आपका द नेशनल साइंस फाउंडेशंस इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी, ठीक है, फिर आपका यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव रिसर्च सेंटर्स, फिर आपका सेमीकंडक्टर रिसर्च कोऑपरेशन। ये क्या करता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो इन्वेस्टमेंट R&D में हो रही है, इसे यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट कर देता है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट कर देता है। तो मैंने अभी क्या बताया, मैंने ये बताया कि जो ग्लोबल या एडवांस्ड इकोनॉमी है, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो अपने रेवेन्यू का या तो 1/3 हो गया जैसे मेटा, या मल्टी बिलियन डॉलर प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, या अपने नेट सेल्स के 5% जो है वो डोमेस्टिक R&D में स्पेंड कर रहे हैं। बस क्या इन्वेस्टमेंट से सारी चीजें हो सकती? नहीं,
इसके साथ साथ अब ये इनके पास मनी आ गया, ठीक है, दे आर स्पेंडिंग मनी, नाउ दे आर रनिंग सम प्रोग्राम्स, they are running some programs and you have to mention these programs. The National Science Foundations Industry University Cooperative Research Centers and Semiconductor Research Cooperation, ये क्या कर रहे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट के साथ यूनिवर्सिटीज को कोलैबोरेट या यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन कर ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि इनको फ्रेश टैलेंट्स मिल जा रहे हैं, ठीक है, इनको फ्रेश टैलेंट्स मिल रहे हैं, जो इनका स्टूडेंट है, ठीक है, जो स्टूडेंट है, जो ग्रेजुएशन में, जो कॉलेज में है, ठीक है, वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जा रहा है इन सब रिसर्च या इन सब टेक्नोलॉजी से। क्यों? क्योंकि दे हैव द इन्वेस्टमेंट, दे हैव द मनी, नाउ दे आर यूजिंग दीज मनी, दे आर कोलैबोरेटिंग विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जिनका एक अपना नीश है व्हेन इट कम्स टू रिसर्च, व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो एडवांस इकोनॉमीज हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, इन्वेस्ट तो कर ही रही है आर&डी, अपने आर&डी पर, और इस इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हो रहा है कि ये यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट भी कर रही हैं। जब ये कोलैबोरेट कर रही हैं तो दे आर गेटिंग फ्रेश टैलेंट्स, ठीक है, दे आर गेटिंग टैलेंटेड एम्प्लॉइज, प्रोफेशनल एम्प्लॉइज, ठीक है, जिनको बहुत जल्दी एज पर, ठीक है, स्टूडेंट एज पर, ग्रेजुएशन एज पर ही उनको इन टेक्नोलॉजी से, ठीक है, टेक्नोलॉजी से एक्सपोजर हो जा रहा है। क्लियर हो गया? ये ग्लोबल बेंचमार्क चल रहा है। यूएस की बात करी, उसी के साथ साथ चाइना की भी देख लेते हैं। चाइना का भी नंबर जो है दिया गया है। चाइना की अगर हम हवाई की बात करें तो ये भी अराउंड 28.8%, ठीक है, 28.8% कहीं ना कहीं ये रिसर्च आर&डी में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर। एंड इनका जो हाफ, ठीक है, मतलब 50% जो इनका एम्प्लॉयज है वो कहां पे वो कहां पे डिप्लॉयड है या एम्प्लॉयड है, वो आपके आर&डी रोल्स पर है। तो कितना स्ट्रैटेजिकली चाइना फोकस करे। इस वजह से हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में चाइना ने एक जबरदस्त लीप ली है। डीप सीक की बात कर ले, ठीक है, या हम मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात कर लें, डिफरेंट सेक्टर्स की बात कर लें, सेमीकंडक्टर की बात कर लें, ठीक है। फिर उनकी एक और, चाइना की एक और मल्टीनेशनल कंपनी दैट इज बिल्ड योर ड्रीम्स, ठीक है, बिल्ड योर ड्रीम्स, ये भी अराउंड अपने रेवेन्यू का या सेल्स का 7% जो है वो कहीं ना कहीं अपने जो आर&डी है इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जो प्राइवेट कंपनीज हैं या जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं वो किस तरीके से अग्रेसिवली अपने रेवेन्यू का एक ठीक ठाक शेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड कर रहे हैं। एंड इसके बाद ये इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, ये यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, जो कि अभी इंडिया में मिसिंग है, जो कि अभी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा, अभी मैं आपको डेटा बताऊंगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, बट हाँ कुछ हमें और इनिशिएटिव्स की जरूरत है। सो अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कॉर्पोरेट रिसर्च वर्क्स विद कैंपसेस थ्रू जॉइंट सेंटर्स, शेयर्ड लाइंस, लॉन्ग होराइजन कंसोर्शिया एंड ओपन टैलेंट पाइपलाइंस। इंडिया को इसी तरह से अपने टर्म्स पर काम करना है। दैट इज प्राइवेट रिसर्च की जो आउटले है इसकी साइज को एनहांस करनी है, प्रेडिक्टेबिलिटी को एनहांस करनी है, एंड जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ लिंकेजेस करने हैं। क्लियर हो गया? ये हमने ग्लोबल बेंचमार्क देख लिया। अब हम थोड़ा सा इंडिया की स्टैंडिंग देख लेते हैं। अगर मैं ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर की बात करूं रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर&डी पे, तो वो इंडिया अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.65% ही स्पेंड कर रहा है। यू हैव टू हाईलाइट दिस नंबर, 0.6% ऑफ आवर जीडीपी। अगर हम एडवांस इकोनॉमीज की बात करें तो उसके कंपेयर में ये जो स्पेंड है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये लेस है। बट ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी पॉजिटिव या हमारा कुछ पॉजिटिव नहीं है। अब अगर हम अपने प्राइवेट एंटरप्राइजेस को देखें तो वी हैव टाटा मोटर्स, ठीक है, जिन्होंने 6.7% जो फाइनेंशियल ईयर 24, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 24 का जो रेवेन्यू है उसका इन्होंने 6.7% कहां पे इन्वेस्ट किया है, ग्लोबल ऑटोमेटिव लीडर्स पर, आर&डी पर, ठीक है। फिर अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लें तो इन्होंने 6.24% जो है वो आर&डी पे स्पेंड किया है। एंड इसमें भी स्पेसिफिकली डिफेंस, जो कि इंडिया के लिए काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक है। अब अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर लूं तो इनका भी एक ठीक ठाक शेयर है आर&डी पर, ठीक है, आर&डी पर। अगर हम पार्टनरशिप्स की बात करते हैं, ये तो आपका प्राइवेट एंटरप्राइजेस हो गया। अब अगर मैं पार्टनरशिप्स की बात करूं, ठीक है, तो अगर हम आईटी मद्रास की रिसर्च पार्क की बात करते हैं तो इट होस्ट मोर देन 200 कंपनीज नियर फैकल्टी लैब्स एंड स्टूडेंट टीम्स। देन अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्टार्टअप प्रोग्राम को सेटअप करता है थ्रू IDX,
फिर हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात करें, ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें सेमीकंडक्टर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना है सो दैट हम अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस कर सकें। सो ऐसा नहीं है कि हम अपने रिसर्च पर बहुत ज्यादा पीछे हैं, ऐसा नहीं है, हो रही इन्वेस्टमेंट, बट उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं हो रही है, उस तरीके से स्ट्रैटेजिकली नहीं हो रही है, ठीक है, बिट्स एंड पीसेस में हो रही है, एंड इसी को जो है हमें स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, इसी को हमें और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है। सो वे फॉरवर्ड क्या है, पॉलिसी में क्या चेंजेस या पॉलिसी एक्शंस क्या रहेगा, ठीक है, पॉलिसी एक्शंस जो है वो क्या रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना है कि सेक्टर वाइज जो इन्वेस्टमेंट है R&D का उसे रेस करना है, ठीक है, सेक्टर जैसे की सेक्टर जैसे आपका ऑटोमोटिव हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, ठीक है, एनर्जी, क्लीन एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हमें टारगेट के साथ, ठीक है, टारगेट के साथ जो है हमें इन्वेस्ट करना होगा, एंड एटलीस्ट हमें 3 इयर्स तक का, कि भाई 3 इयर्स में, ठीक है, एटलीस्ट 3 इयर्स का मिनिमम टारगेट हमें सेट करना होगा कि हम किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे इन सब की सेक्टर्स में, ठीक है, इन सब की सेक्टर्स में, सो दैट हमारे पास एक लॉन्ग टर्म प्लान रहे, ये लॉन्ग टर्म प्लान रहे। तो हमें सेक्टर वाइज जो इन्वेस्टमेंट है व्हेन इट कम्स टू R&D उसे रेस करना होगा। देन हमें कोलैबोरेटिव और हाई इंपैक्ट रिसर्च को सपोर्ट करना होगा, ठीक है, हाई इंपैक्ट रिसर्च को सपोर्ट करना होगा। जो हमारे को फंड इंडिया को क्या जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें को फंड करना पड़ेगा, जो रिसर्च फैसिलिटीज हैं इन्हें शेयर करना होगा, जो ग्रांट्स हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्री चैनल्स जैसे जो इंडस्ट्री है जो इस तरीके से प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रही है, इनके फंड्स को हमें और ज्यादा, हमें दैट मीन्स कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्हें सपोर्ट करना होगा, जैसे जो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो कोलैबोरेट कर रही हैं हायर एजुकेशन के साथ, ठीक है, जो कोलैबोरेट कर रही हैं हायर एजुकेशन के साथ, तो उन्हें हमें सपोर्ट करना होगा, ठीक है, जो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स हैं, जो ओपन डेटा और जो हमें क्लियर डेटा जो है शो करेंगे, देन इंडस्ट्री फोकस परफॉर्मेंस टारगेट्स, हमें ये सारी चीजें जो है सेटअप करनी होंगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें कोलैबोरेटिव और हाई इंपैक्ट रिसर्च को सपोर्ट करना होगा। कोलैबोरेटिव का मतलब क्या हो गया कि उन इंडस्ट्रीज को हमें सपोर्ट करना होगा जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, ठीक है, जो इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। अब कोई इंडस्ट्री है, कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज के साथ कोलैबोरेट कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके प्रोजेक्ट्स रन होंगे, ठीक है, मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, तो इसमें जो भी सपोर्ट हो सकता है, जो भी फंडिंग हो सकती है, वो हमें प्रोवाइड करनी होगी। सेकेंड, ठीक है, देन हमें रिसर्च में इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है, टैक्स बेनिफिट देना होगा। जब तक हम इंसेंटिव्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हम इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वजह से जो लोग हैं वो स्विच कर रहे हैं। इसी तरीके से जो यूथ है इंडिया का वो बहुत ज्यादा रिसर्च में इंटरेस्टेड नहीं है। पीएचडीज, अगर हम पीएचडीज का नंबर देखें वो बहुत कम है कंपेयर टू ग्रेजुएशन। तो जब तक हम इंसेंटिव्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेंगे, जिसमें जो आपका पेटेंट्स हो गए, ठीक है, फिर आपका स्टैंडर्ड वर्क्स हो गए, क्लिनिकल माइलस्टोन्स हो गए, ठीक है, फील्ड ट्रायल्स हो गए, तब तक जो है जो यूथ है या जो लोकल पॉपुलेशन है वो इन सब फील्ड्स में इन्वॉल्व नहीं होगी। हमें इंसेंटिव्स, टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करने होंगे उन सभी को जो पेटेंट, स्टैंडर्ड वर्क, क्लिनिकल माइलस्टोन, फील्ड ट्रायल्स में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और साथ ही साथ क्या करना होगा हमें कि जो कोलैबोरेशन है, ठीक है, जो कोलैबोरेशन हो रहा है आपका हायर एजुकेशंस के साथ, ठीक है, हायर एजुकेशंस के साथ, जहां पर जो रिसर्चर्स हैं, जो ग्रेजुएट रिसर्चर्स हैं, उनको इंडस्ट्री रोल्स प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है, इनकी हायरिंग पर भी हमें फोकस करना होगा। भाई यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन है, ठीक है, हायर एजुकेशन इंडस्ट्रीज जो है वो हायर एजुकेशन के साथ अपना कोलैबोरेशन कर रही हैं, ठीक है, बट अगर उनको हायर नहीं कर रहे हैं तो वो जो उन्होंने लर्निंग करी है वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए भी हमें जो इंडस्ट्रीज है उन्हें इंसेंटिव्स, ठीक है, उन्हें प्रमोट करना होगा। क्लियर हो गया? देन फिर क्या है, जो ट्रेन फैसिलिटी और जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं हमें इन्हें सपोर्ट करना होगा कि ये एक्चुअल वर्क में इन्वॉल्व हों, ठीक है, एक्चुअल वर्क में इन्वॉल्व हो कि किस तरीके से कोई आइडिया डेवलप कैसे किया जाता है एंड उस आइडिया को फिर इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। और ये कैसे होगा जब हम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो आईपी है, जो ओन कर रहे हैं, उनके साथ जब तक ये जो फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं ये कोलैबोरेट नहीं करेंगे, ये डिस्कशन नहीं करेंगे, तो इनको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से एक आइडिया को
इंप्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाना रहता है। प्लस जो पीएचडीज हैं उन्हें हमें प्रोडक्ट रोल्स में लाना होगा, उन्हें हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लाना होगा, सो दैट वो अपनी अंडरस्टैंडिंग जो उनकी लर्निंग है उससे वो इंप्लीमेंट कर सके। तब जाकर जो है, जो अभी स्ट्रक्चर्ड या जो स्ट्रैटेजिक रिसर्च नहीं है, ये जो पाइपलाइन है, जो रिसर्च पाइपलाइन की बात हो रही है, जो स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रैटेजिक नहीं है, ये आपका स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रैटेजिक हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये आपका पूरा डिस्कशन था अराउंड दी रिसर्च पाइपलाइन। तो ये दो डिस्कशन थे, दो आर्टिकल्स थे जो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब हम चलते हैं प्रीलिम्स के लिए, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। साइक्लोन दीतवा वीकेंड्स 3 डाई इन रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स। हम इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो साइक्लोन है, जो दीतवा है, अच्छा ये जो साइक्लोन है, जो साइक्लोन दीतवा है, इसको किस कंट्री ने नाम दिया है, ठीक है, उस कंट्री का नाम आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है, उस कंट्री का नाम आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। देखिए 2000 में क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन का है जो फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रुप बनाया जिसमें आपके 8 कंट्रीज थे। वी हैव बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। और ये डिसाइड किया गया कि जो साइक्लोन आ रहे हैं, ठीक है, उनके नाम जो है, ये कंट्रीज जो है ये डिसाइड करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 5 कंट्रीज को और ऐड किया गया 2018 में, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यमन। टोटल हो गए 13 कंट्रीज। इन 13 कंट्रीज को क्या बोलना है कि 30 नेम्स देने हैं, मतलब एक कंट्री 30 नेम्स, तो 13 इंटू 13 दैट इज 169 नेम्स। ये 169 नेम्स जो हैं, जब ये पूरे 169 नेम्स जो हैं चलते रहेंगे। इसी वजह से देखते हैं ये डिफरेंट कंट्रीज जो है ये साइक्लोन के नेम्स देती है। तो ये प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, प्लस कुछ गाइडलाइंस भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप नाम दे दोगे। गाइडलाइंस में क्या है कि जो नाम दिए जाएंगे वो प्रॉपर न्यूट्रल रहेंगे, किसी भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं करेंगे, ठीक है, किसी के रिलीजियस बिलीफ को हर्ट नहीं करेंगे, कल्चर को और जेंडर को। साथ ही साथ जो नाम चूज किया जा रहा है वो किसी के भी सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करेगा, ठीक है, ऑल ओवर द ग्लोब। फिर जो मैक्सिमम लेंथ है, जो साइक्लोन के नाम की मैक्सिमम लेंथ है वो 8 लेटर्स होगी। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट्स आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक बार जो नाम आपने दे दिया वो वापस से यूज नहीं किया जा सकता। ये कुछ 3-4 गाइडलाइंस है। क्लियर हो गया? इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 2022 के प्रीलिम्स में 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, पीवाईक्यू है। इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो भी आंसर देंगे, करेक्ट आंसर देंगे, मैं हार्ट उस पर पिन कर दूंगा। Consider the following statement. Jet streams occur in the northern hemisphere only. Only some cyclones develop an eye. The temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 degrees Celsius lesser than that of the surroundings. Which of the statement given above is are correct? 1, 2 and 3, 2, 1 and 3. ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। नेक्स्ट है आपका ये भी हिंदू की न्यूज है। पीएम मोदी अर्जेस पीपल टू टेक पार्ट इन काशी तमिल संगमम। देखिए क्यों ऐसा किया जा रहा है। देखिए आप सबको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलीज करी गई थी इन द ईयर 2020। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्योंकि इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, इतनी डाइवर्स कंट्री है, इतने लैंग्वेजेस, मल्टीपल लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, इतनी हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है वो इतनी रिच है, ठीक है, कि इस डाइवर्स कंट्री के रिच कल्चर हेरिटेज को हमें इंटीग्रेट करना होगा। ये कैसे होगा? जैसे साउथ का जो कल्चर हेरिटेज है, नॉर्थ का जो कल्चर हेरिटेज है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तब जाकर जो है ये जो कल्चर हेरिटेज की बात कर रहे हैं ये और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, ये और ज्यादा स्ट्रांग होगा और हमारी अल्टीमेटली जो यूनिटी है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है आपका काशी तमिल संगमम जो है ये स्टार्ट किया गया था। अब यह है कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो कल्चर इनिशिएटिव है, ये एक कल्चर इनिशिएटिव है जिसका सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे डीप रूटेड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज हैं, ठीक है, इनको इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है, इनको स्ट्रेंथन किया जाए, जिसमें आपका जो एशियन सिविलाइजेशन बॉन्ड है, जैसे तमिलनाडु एंड काशी, दैट इज वाराणसी। ये जो इवेंट है या ये जो इनिशिएटिव है ये क्या हाईलाइट करता है? एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंडर आता है, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारा इनिशिएटिव है उसको ये उसके अराउंड जो है अलाइन करता है। साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा कि बार बार कल्चरल की बात आ रही, कल्चरल हेरिटेज नहीं। इट इज ए प्रोग्राम या दिस प्रोग्राम इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर
प्रीलिम्स। क्लियर हो गया। फिर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। द कनेक्शन बिटवीन काशी एंड तमिलनाडु गोज बैक टू द 15th सेंचुरी व्हेन किंग पराक्रम पांड्या ऑफ मदुराई ट्रैवल टू काशी टू ब्रिंग बैक अ सेक्रेड लिंगम फॉर अ टेंपल इन शिवाकाशी। ये आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, बट इन केस अगर कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में क्वेश्चन पूछ लिया, दैट्स व्हाई मैंने जो है मेंशन कर दिया है। क्लियर हो गया। नाउ विल मूव टू दी लास्ट न्यूज। ये भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड है और ये आपका पीआईबी में देखिए 1 दिसंबर 2025 बल्कि 3:38 PM। ठीक है, जैसे ही मैं बस न्यूज देख ही रहा था तब तक ये न्यूज आई। सो इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिथानवसल केव के बारे में जो है दिया गया है। अब देखिए जो सिथानवसल मॉन्यूमेंट है ये नेशनल इंपॉर्टेंस है, एंड इसका जो केयर है एंड जो मेंटेनेंस है वो कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कहां पर है? ये आपका तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। ठीक है, तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। तमिलनाडु में जो पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आपको ये मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। इन मॉन्यूमेंट्स में आपका रॉक शेल्टर जिसमें जैन एस्थेटिक स्टोन बेड्स एंड तमिल ब्रह्मी इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे दैट डेट्स बैक टू 7th to 9th सेंचुरी AD। ये सारे जो पॉइंट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर प्रीलिम्स। क्लियर हो गया। फिर आपका सितानवसल केव के बारे में भी जान लीजिए। ये आपका 2nd सेंचुरी तमिल रामा केव कॉम्प्लेक्स है जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये आपका एक रॉक कट मॉनेस्ट्री है या टेंपल है जो कि एज अ मॉन्यूमेंट की तरह सर्व करता है और इसे हम रिवर कोइल भी कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं म्यूरल्स की बात करूं, ठीक है, जो म्यूरल्स हैं वो पेंटेड है आपके वेजिटेबल और मिनरल डाई से, और ये आपके ब्लैक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्लू एंड व्हाइट सब में देखने को मिल जाएंगे। एंड जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिथानवसल केव को लिस्ट किया है मस्ट सी इंडियन हेरिटेज में। ठीक है, मस्ट सी इंडियन हेरिटेज में। तो ये आपके आर्ट एंड कल्चर या एशियंट हिस्ट्री के जो करंट अफेयर्स के है ना, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आ जाते हैं। तो ये था पूरा सेशन बिटवीन द हेडलाइंस ऑफ 1 दिसंबर। आई होप आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, मल्टीपल न्यूज़पेपर रेफर करना पड़ता है, फिर उसको यूपीएससी के स्ट्रक्चर्ड के अराउंड जो है अलाइन करना पड़ता है। सो इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सो इवेंचुअली आपके लाइक्स, कॉमेंट्स, सब्सक्रिप्शन इन टर्म्स ऑफ चैनल सब्सक्रिप्शन आएगा तो डेफिनेटली हमें मोटिवेशन आती है। तो चैनल को लाइक, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर से करिएगा। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दोस्तों, ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।